अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मौज़म मुग़ल की बुक से इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 22 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर प्रॉब्लम नंबर 22 देख सकते हैं। मिस्टर अब्दुल जब्बार, अ सीनियर सिटीज़न, इज़ द चीफ अकाउंटेंट ऑफ लाहौर होटल। ही हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द टैक्स ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2019। देखें जी, क्वेश्चन है, इसमें नोट्स में भी इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन के टोटल 6 नोट्स भी हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी से। इनकम फ्रॉम सैलरी में देखें जी, सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी है 7,50,000। बेसिक सैलरी जो है दैट इज़ फुली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी के बाद बोनस है 1 लाख रुपीज़ का। बोनस भी फुली टैक्सेबल होता है। बोनस के बाद डियरनेस अलाउंस है 50,000। डियरनेस अलाउंस 50,000 भी टैक्सेबल है। डियरनेस अलाउंस के बाद लिखा हुआ जी ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूडिंग 60% स्पेंट ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज़। ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस जो है ये फुली एग्जैम्प्ट होते हैं, लेकिन ये ट्रैवलिंग अलाउंस लिखा हुआ है जी 60% ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग 40% है वो पर्सनल यूज़ के लिए है। तो जो पर्सनल होगा वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। जो प्राइवेट या पर्सनल पर्पज़ के लिए होगा वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ ट्रैवलिंग अलाउंस जो है इसके साथ कोई परसेंटेज मेंशन ना हो तो ये फुली एग्जैम्प्ट होता है। तो 45,000 का 40%, क्योंकि 60% तो ऑफिशियल के लिए है, वो तो एग्जैम्प्ट हो गया। तो जो 40% बाकी बचता है वो प्राइवेट यूज़ के लिए है, पर्सनल यूज़ के लिए है। उसकी अमाउंट बनती है 18,000, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस है जी। एंटरटेनमेंट अलाउंस वैसे तो फुली एग्जैम्प्ट होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस के साथ भी इसी किस्म की कंडीशन लिखी हुई है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी कुछ पोर्शन जो है 50% स्पेंट ऑन ऑफिशियल मीटिंग। इसका मतलब हुआ 50% ऑफिशियल मीटिंग के लिए है, तो इट मीन्स 50% जो है वो पर्सनल पर्पज़ के लिए है। 60,000 टोटल अमाउंट है, उसका 50% जो है वो ऑफिशियल हो गया, 50% जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए हो गया। दैट्स वाई जो 50% पर्सनल यूज़ के लिए है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज़। कंपनी ने आपको यूटिलिटीज़ बिल प्रोवाइड किए हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज़ प्रोवाइडेड। अब यूटिलिटीज़ का बेनिफिट प्रोवाइड करना ये फुली टैक्सेबल है 55,000। लेकिन साथ ही देखें, अगर आप नीचे तो लिखा हुआ है कि अमाउंट पे टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई ने जो अमाउंट पे कर दी है, अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयर, इसका मतलब है इतना बेनिफिट तो उसने गेट नहीं किया। 40,000 तो एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को पे कर दिया है, तो 55,000 में से अगर 40,000 पे कर दिया है तो बेनिफिट कितना रह गया, बाकी 15,000 का बेनिफिट रह गया, वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर जी। उसके बाद है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस आप जानते हैं फुली टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस की अमाउंट है 88,000। कन्वेंस अलाउंस के बाद मेडिकल अलाउंस है 75,000। अब मेडिकल अलाउंस के बारे में रूल तो ये है कि मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी का 10% एग्जैम्प्ट होता है, लेकिन आप जानते हैं मेडिकल अलाउंस के साथ अगर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही हो तो फिर मेडिकल अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे देखें लिखा हुआ है मेडिकल फैसिलिटी। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो एग्जैम्प्ट होती है, दैट्स वाई फिर मेडिकल अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल हो जाता है, और ये अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। तो मेडिकल फैसिलिटी अगर अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। क्योंकि ये एग्जैम्प्ट है इस वजह से मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा।
मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी के बाद नेक्स्ट है जी कंट्रीब्यूशन टू द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड। प्रोविडेंट फ़ंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रोविडेंट फ़ंड की टाइप की आपने हेडिंग देनी है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड है, इसकी 3 अमाउंट्स हैं जी, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। जब भी प्रोविडेंट फ़ंड की कोई भी टाइप आएगी तो आपने ये 3 अमाउंट्स लिखनी है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 75,000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 75,000 और इंटरेस्ट क्रेडिटेड है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 15,000। तो टैक्स रूल ये है जी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो सैलरी में ऑलरेडी शामिल होता है, तो इसके साथ तो चाहे कोई भी टाइप हो तो यही स्टेटमेंट लिखी जाएगी, ऑलरेडी इंक्लूडेड, कोई अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिखी जाएगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में फुली एग्जैम्प्ट होता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुली एग्जैम्प्ट है और इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी फुली एग्जैम्प्ट है। हर प्रोविडेंट फंड की जो टाइप है उसके टैक्स रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के टैक्स रूल्स ये हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी। एम्प्लॉयर की तरफ से उसे फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग की फैसिलिटी मिली है, रिहाइश की और खाने की सहूलत मिली है। अब इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर ये होटल का एम्प्लॉय है, होटल वाले अपने मुलाजमीन को जो लॉजिंग एंड बोर्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो फुली एग्जैम्प्ट होती है। अगर अदर दैन होटल बिज़नेस होता, उसका एम्प्लॉय होता, तो फिर लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी फुली टैक्सेबल होनी थी। उसके बाद लिखा हुआ है जी इंश्योरेंस मनी रिसीव ऑन मेचोरिटी ऑफ पॉलिसी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम है, इसको मार्क कर लें। देन लिखा हुआ है कंसेशनल लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर। कंसेशनल लोन का मतलब है मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल रहा है। तो लोन के हवाले से सबसे पहले ये देखना होता है कि लोन की रकम क्या 10 लाख से अबव है या नहीं है। तो लोन की रकम 10 लाख से अबव है। अब देखिए कितनी कंसेशन है, मार्केट में रेट है बेंचमार्क रेट, ये आपने खुद याद रखना है 10%, और आपको लोन मिल रहा है 2%, 8% पर, सॉरी, तो बेनिफिट कितना हो गया 2% का। मार्केट में 10% रेट है, आपसे 8% लिया जा रहा है, तो 2% का जो बेनिफिट हुआ है ये लोन पर अप्लाई करना है। लोन की अमाउंट है 12 लाख अमाउंट है, इस पर 2% आप लेंगे तो वो आएगा 24,000। वो 24,000 जो बेनिफिट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इतनी कंसेशन मिली है 2% आप लोन की अमाउंट पर कैलकुलेट करें तो वो 24,000 आ जाएगा। कंसेशनल लोन के बाद लिखा हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर, ये कैपिटल गेन की आइटम है। उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी कैपिटल गेन की आइटम है। प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये एफटीआर की आइटम है। शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी आप जानते हैं कि ये एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है, फिर शेयर टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ आ जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की मेडिकल इंश्योरेंस है, उसका जो मंथली या एनुअली प्रीमियम बनता है वो कंपनी पे कर रही है। तो कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगी तो ये फुली एग्जैम्प्ट होगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय कंपनी, इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, ये मेडिकल फैसिलिटी की तरह ही है, फुली एग्जैम्प्ट होगा 20,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप जो है मतलब खड़ी फसलों को बेचना, ये एग्रीकल्चर इनकम है, अदर सोर्स में आएगी और फुली एग्जैम्प्ट है। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये किसान अपनी फसलें बेचता है तो फिर एग्रीकल्चर इनकम में आता है और फुली एग्जैम्प्ट है।
उसके बाद लिखा हुआ है अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट, इसके लिए रिबेट मांगी जा रही है, रिलीफ मांगी जा रही है। किसके लिए? जो डोनेशन दी गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। वैसे तो डोनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दी जाए तो इस पर एवरेज रिलीफ अलाउड होती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने डोनेशन जो है ना वो क्रॉस चेक के ज़रिए दी हो। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ डोनेशन आपने कैश में दी है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, इस पर कोई रिलीफ नहीं है। सेकेंडली लिखा हुआ डोनेशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू क्रॉस चेक, इस पर एवरेज रिलीफ बिल्कुल मिलेगी। उसके बाद परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को बेचने पर कोई रिलीफ नहीं है। इसी तरह चैरिटी टू द बेगर्स, इस पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। नोट्स में आ जाएँ तो नोट्स में लिखा हुआ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर अदर दैन बिग सिटी, अकोमोडेशन मिल रही है रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। और उसके बाद फॉर अकोमोडेशन इज़ ₹1, एंटाइटल रेंट की अमाउंट है 1,50,000 और फेयर मार्केट रेंट है 2 लाख। जो इस क्वेश्चन में समझने वाला पॉइंट है वो बेसिकली यही है। इसकी ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ है, हाउस इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉई, हाउस का जो मालिक है वो एम्प्लॉई है। ऐसा घर जो एम्प्लॉय का अपना हो और कंपनी उसके बदले में उसे अकोमोडेशन अलाउंस भी दे रही हो, ऐसी अकोमोडेशन की दो ट्रीटमेंट होती हैं, एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी में और दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। क्योंकि आपका ही मकान है, उस पर आपको ही किराया कंपनी अदा कर रही है, तो ऐसे ही कंसिडर होगा जैसे आपने प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है। तो याद रखें जब भी रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, उसका रेंट आपको मिल रहा होगा, इंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट आपको मिल रही होगी, तो याद रखना है जब हाउस इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉय होगा तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम के तौर पर भी लिखा जाएगा। एनी हो, यहाँ पर जब हमने अकोमोडेशन फैसिलिटी की ट्रीटमेंट करनी है, अकोमोडेशन फैसिलिटी की ट्रीटमेंट करनी है तो दो अमाउंट्स लिखनी है। एक है रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन और सेकंड है इंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट, उसका फेयर मार्केट रेंट हमने लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। जो रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है इसमें हम क्या करते हैं जी, क्योंकि अदर देन बिग सिटी है ना, तो 30% लेते हैं मिनिमम टाइम स्केल का। मिनिमम टाइम स्केल नहीं है तो बेसिक सैलरी का 30% लेंगे। और एंटाइटल अमाउंट रेंट में हमने फेयर मार्केट रेंट लेना है। फेयर मार्केट रेंट जो है वो 200,000 है, 2 लाख है। और जब आप 7,50,000 का 30% लेंगे तो वो आपके पास आएगा 2,25,000। दोनों अमाउंट्स कैलकुलेट करें, जो हायर अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, जो हायर अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अकोमोडेशन के बाद नेक्स्ट है जी रॉयल्टी। रॉयल्टी इनकम हम अदर सोर्स के आइटम है, बुक्स परचेज़ की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मार्क अप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, ये टोटल इनकम में से माइनस होना है। कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम सेल ऑफ प्लॉट 20,000 अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई है वो होटल का, जबकि उसे कमीशन मिल रही है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये FTR की आइटम है, इसका 10% टैक्स है। उसके बाद बोनस परटेन टू द टैक्स ईयर 2018 डिसबर्स्ड इन द करंट ईयर, बोनस है 2018 का, मिला आपको 2019 में है, बहरहाल ये पूरी टैक्सेबल है। तो देखें जी हम इनकम फ्रॉम सैलरी की सारी आइटम्स पढ़ चुके हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी की यही आइटम है, यहाँ तक हम टोटल करते हैं तो आपके पास आएगी टोटल सैलरी इनकम, यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाती है जी 13,75,000, 13,75,000 आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। टोटल सैलरी इनकम आने के बाद नेक्स्ट आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखना है, यहाँ तक नोट कर लें ताकि मैं इसको रेज करके आगे मूव करूँ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाउस इज़ ओन बाय एम्प्लॉय लिखा हुआ है, तो हाउस इज़ ओन बाय एम्प्लॉय का मतलब ये हुआ जी कि उसको रेंट मिल रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का, जिसको उसने खुद ऑक्यूपाई किया हुआ है।
तो रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसका रेंट कंपनी की तरफ से उसे मिल रहा है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का रेंट जो मिल रहा है वो है 1,50,000। अब ये टू बी टैक्स सेपरेटली होती है, लेकिन आप देखें प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख से कम हो तो वैसे ही एग्जाम्ड है। एग्जाम्ड यहाँ पर लिख दें, एग्जाम्ड अप टू ₹2 लाख, तो 2 लाख तक तो ये वैसे ही एग्जाम्ड है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस की। क्वेश्चन हमने सारा पढ़ा है, चीज़ों को मार्क भी किया हुआ है, कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे जी कैपिटल गेन्स की। सेक्शन 37 कैपिटल गेन्स में देखें जी कौन कौन सी इनकम है। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स, एक ये इनकम है, और एक गेन ऑन सेल ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दोनों फुली एग्जाम्प्ट हैं। एक गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स, इसका भी क्योंकि एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013 है। और गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका भी होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 3 इयर्स है। इसका भी होल्डिंग पीरियड मोर देन 3 इयर्स है। तो गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स ये भी फुली एग्जाम्प्ट है। और गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो 2,10,000 है, क्योंकि इसका भी होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 3 ईयर है, तो ये भी फुली एग्जाम्प्ट है। कैपिटल गेन्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग आप देते हैं जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 39 देखें जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से आइटम है जिनको मार्क किया हुआ है उन्हें देखें। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड सबसे पहले जिसको मार्क किया हुआ है, फुली एग्जाम्प्ट है जी। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड फुली एग्जाम्प्ट है, 80,000। इंश्योरेंस मनी के बाद नेक्स्ट है जी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से अदर सोर्सेज से रिलेटेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, एग्रीकल्चर इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स है। अदर सोर्सेज की आइटम है 60,000, फुली एग्जाम्प्ट है। स्टैंडिंग क्रॉप्स के बाद अमाउंट क्लेम फॉर रिबेट आ जाती है। फिर नोट्स में आप आ जाएं तो रेंटल इनकम, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन लिखी हुई है। सेकंड लिखा हुआ है रॉयल्टी रिसीव फॉर लिटरेरी वर्क, रॉयल्टी रिसीव्ड फॉर लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क के लिए रॉयल्टी जो है वो मिल रही है, लिटरेरी वर्क कंप्लीटेड विद इन 24 मंथ। अगर ये आफ्टर 24 मंथ होता ना तो इसका 1/3 लेकर टैक्सेबल करना था। अब विद इन 24 मंथ है तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा, पूरी अमाउंट जो है वो इसकी टैक्सेबल हो जाएगी। रॉयल्टी के बाद बुक्स परचेज है, फिर मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस है, फिर कमीशन है, फिर बोनस है। यहाँ तक आपने सारी इनकम्स जो हैं वो लिख ली हैं।
स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी टू द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जहाँ तक आप टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम हमारे पास आ गई है जी 14,25,000। 14,25,000 हमारे पास टोटल इनकम है। टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस। ये है जी हमारे पास मार्कअप पेड ऑन हाउसिंग फाइनेंस, ये बिल्कुल डिडक्ट होगा जी, माइनस हो जाएगा। 2,25,000 इसकी अमाउंट है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस आती है, वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ तक हम टोटल करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ जाएगी जी, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आपके पास आ जाएगी जी 12 लाख। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद आपने इसमें ऐड करना है शेयर फ्रॉम एओपी, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से जो शेयर मिला है वो है 50,000। 50,000 शेयर फ्रॉम एओपी हम अगर ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाती है जी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आने के बाद हम डबल लाइन लगा देते हैं इनकम वाले कॉलम पर, क्योंकि अब कोई अमाउंट इसमें ऐड नहीं होगी। यहाँ से कंप्यूटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कंप्यूटेशन करेंगे जी, कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर्पस वाली इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे 12,50,000 किस स्लैब में आता है, तो 12,50,000 जो है वो तीसरी स्लैब में आ रहा है, जिसकी रेंज है जी कि 12 लाख तक जो है वो इनकम एग्जैम्प्ट है। 12 लाख तक जो है आपका जितनी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है उस पर 5% टैक्स होता है। तो 12,50,000 आपकी इनकम है। 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा हो उस पर 5% टैक्स होगा। 5% टैक्स कैलकुलेट करें जी तो ये आ जाएगा 2,500 टैक्स आ गया, रेट पर्पस वाला टैक्स आ गया 2,500। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करना होता है। इस टैक्स को बदलना है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। तो कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपने रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ। रेट पर्पस वाला टैक्स है 2,500 और रेट पर्पस वाली इनकम है 12,50,000। रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करें और एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई कर दें ताकि एक्चुअल टैक्स पेएबल आपके पास आ जाए। जब एक्चुअल टैक्स पेएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा 2,400। एक्चुअल टैक्स पेबल आ जाएगा 2,400। यहाँ तक आप नोट कर लें ताकि मैं रेज करके नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है वहाँ पर मूव करूँ। एक्चुअल टैक्स पेएबल के बाद नेक्स्ट स्टेप था थर्ड स्टेप, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। इस क्वेश्चन में कोई सेपरेट ब्लॉक की इनकम नहीं है। सेपरेट ब्लॉक में देखें, प्रॉपर्टी इनकम आती है वो वैसे फुली एग्जाम्प्ट थी, कैपिटल गेन की इनकम आती है वो भी फुली एग्जाम्प्ट है, गोल्डन हैंडशेक तीसरी अमाउंट है वो है ही नहीं है। थर्ड स्टेप तो गया जी। उसके बाद फोर्थ स्टेप है जिसमें सीनियर सिटीज़न रिबेट है। सीनियर सिटीज़न रिबेट यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि इनकम 10 लाख से ज़्यादा है। सीनियर सिटीज़न रिबेट इज़ नॉट अलाउड बिकॉज इनकम exceeds ₹10 lakh।
इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो तो सीनियर सिटीज़न रिबेट जो है वो वैसे ही अलाउड नहीं है। सीनियर सिटीज़न रिबेट के बाद 5th आती है जी टीचर्स रिबेट, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। 6th है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी नहीं है। 7th है जी एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ इस क्वेश्चन में बिल्कुल ट्रीट होगी जी एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ में देखें जी किस किस पर एवरेज रिलीफ मिलती है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट कौन सी है, अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट जिस पर एवरेज रिलीफ देनी है वो अमाउंट कौन सी है। तो इस पूरे क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, हर चीज़ को मार्क किया हुआ है। सिर्फ एक आइटम थी आई थिंक जिस पर एवरेज रिलीफ मिलनी है, और वो है डोनेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू चेक, थ्रू क्रॉस चेक। डोनेशन टू रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डोनेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जी 2,50,000। इस पर सिर्फ एवरेज रिलीफ मिलनी है। एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया है, बड़ा आसान है कि अगर रेट पर्पज़ वाली इनकम और रेट पर्पज़ वाला टैक्स दिया हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में बिल्कुल रेट पर्पज़ का टैक्स भी है और रेट पर्पज़ वाली इनकम भी है। रेट पर्पज़ वाला टैक्स है 2500 और रेट पर्पज़ वाली इनकम है 12,50,000। रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड कर दें रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, जिस पर आपने रिबेट देनी है 2,50,000। तो आपके पास देखें जी एवरेज रिलीफ कितनी आती है। अगर 2500 टैक्स है उसको डिवाइड कर दें रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ और मल्टीप्लाई कर दें 2,50,000 से, तो रिबेट आ जाती है 500। देखें जी एवरेज रिलीफ आ गई 500। अब होगा क्या, अगर हम ये 500 माइनस कर देते हैं 2400 में से ये 500 माइनस कर देते हैं तो टैक्स कितना बच जाता है 1900। और रूल ये है जी कि अगर इनकम 12 लाख रुपया है तो आपका टैक्स 2000 से कम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एवरेज रिलीफ बेशक 500 है, अगर हम 2400 में से 500 माइनस कर देते हैं तो वो 1900 टैक्स बच जाएगा। और ये अलाउड नहीं है कि आपका जो टैक्स है वो 2000 से कम हो। तो फिर हम क्या करते हैं, रिबेट 500 है, लिखते 400 है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, रिस्ट्रिक्टेड अप टू ₹400। वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि अगर 500 हम माइनस कर देंगे तो आपका टैक्स 1900 बच जाएगा, जो कि रूल के अगेंस्ट है। क्योंकि रूल के मुताबिक आपका जो 12 लाख का टैक्स है वो कम से कम 2000 होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो आपके पास 2000 जो है वो नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा। नेट टैक्स पेएबल 2000 से कम नहीं हो सकता अगर इनकम जो है वो टैक्सेबल है। तो इनकम टैक्सेबल है, 12 लाख इनकम में टैक्सेबल है। इसमें से अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस होना, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की आइटम नहीं है। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की आइटम नहीं है, तो यही नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आने के बाद नेक्स्ट हम करते हैं जी टैक्स अंडर एफटीआर। एफटीआर की आइटम्स को देखते हैं जी। एफटीआर की आइटम्स कौन कौन सी हैं। एफटीआर से रिलेटेड हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था। दो आइटम्स एफटीआर से रिलेटेड हैं जी। एक तो है प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और सेकंड है कमीशन रिसीव्ड अदर देन एम्प्लॉयर, जो कमीशन रिसीव की है। प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है 6300, तो आपको ख़ुद याद रखना है इसका 10% टैक्स है 630।
कमीशन रिसीव्ड जो है उसकी अमाउंट है 20,000, उस पर 12% FTR में टैक्स है, वो आएगा 2400। तो टोटल FTR का टैक्स आ जाएगा 3030। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा और इसे अपनी नोटबुक पर नोट भी कर लिया होगा। अब हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड जो हैं वो टोटल 22 हो गया है। तो टोटल 6 न्यूमेरिकल रह गए हैं जी हमारे, 23, 24, 25, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 20। वो भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट 6 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। हमारे वालदैन को हमारे सरों पर अल्लाह ताला सलामत रखें। हमें वालदैन की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके लिए सदका जारिया बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।